हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं राजस्थान डिजिटल स्कूल। कक्षा 6 का गणित है, आंकड़ों का प्रबंधन। ये कक्षा 6 का पाठ महत्वपूर्ण पाठ है जो हमारे अब की बार रीट परीक्षा है उसमें भी आपके लिए जोड़ा गया है। ठीक है, गणित के अंदर जोड़ा गया है ये विषय। तो उसके लिए हम यहाँ से बेसिक सीख लेते हैं किस प्रकार से आंकड़ों का प्रबंधन किया जाता है, और उसी के आधार पे क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें जो क्वेश्चन होंगे उनका मॉक टेस्ट अलग से करेंगे 20 से 25 प्रश्नों का। तो यहाँ पे एक बार प्रश्नावली के माध्यम से जो बेसिक ज्ञान है हमारा, तो उसको सुधार लेते हैं किस प्रकार से आंकड़ों की सारणी बनाई जाती है, और उन जो उत्तर हमें ज्ञात करने होते हैं उनको हम यहाँ से सारणी से प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 15.1 के लिए पढ़ेंगे यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि आंकड़े क्या होते हैं। अब पहले तो हम आंकड़ों के प्रकार देख लेते हैं। ठीक है, शबनम और सुशील क्रम से छात्र पंचायत के अध्यक्ष व प्रधानमंत्री हैं। छात्र पंचायत की योजना बनाते समय उन्हें कक्षावार उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या की जरूरत थी। शबनम हर कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या लेने गई। कुछ समय बाद सुशील को अचानक ध्यान आया कि यह जानकारी तो प्राचार्य कक्ष में ली जा सकती है। वह भी वहां से ले आया। दोनों द्वारा लाए गए आंकड़े समान थे। यहाँ शबनम ने उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या स्वयं एकत्रित की थी। अतः ये शबनम के लिए प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे। अब आपको यहाँ से ज्ञात हो गया कि प्राथमिक आंकड़े कौन से होते हैं। प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं जो हम सव्य किसी विषय के बारे में कोई सूचना एकत्रित करते हैं तो उन्हें प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। जैसे शबनम ने उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या सव्य एकत्रित की थी, तो ये शबनम के लिए किस प्रकार के आंकड़े हैं, प्राथमिक आंकड़े हैं। जबकि सुशील ने प्राचार्य कक्ष से ली थी, यानी रजिस्टर से निकाल के लेके आए थे कि किस कक्षा में कितने बच्चे हैं। जो हाजिरी रजिस्टर है वहाँ से सुशील ने आंकड़े प्राप्त किए। तो ये द्वितीयक आंकड़े हो गए, यानी पहले जो आंकड़े थे वहाँ से अगर हम प्राप्त कर लेते हैं उन आंकड़ों की फोटोकॉपी या उनको कॉपी कर लेते हैं तो वो हमारे लिए द्वितीयक आंकड़े होंगे। जैसे सरकार है वो घर घर जाके जनसंख्या के आंकड़े इकट्ठे करवाती है किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से। ठीक है, तो वो सरकार के लिए प्राथमिक आंकड़े हैं। जबकि वही जो सूचना जैसे जनसंख्या की जो रिपोर्ट बनती है 10 साल बाद में, उसका हम प्रयोग करते हैं, चाहे वो शैक्षिक उद्देश्य के लिए या किसी परीक्षा के लिए या कहीं और विषय वस्तु के लिए, तो वो हमारे लिए क्या है, द्वितीयक आंकड़े हैं। क्यों द्वितीयक क्यों हैं? क्योंकि हमने उन्हें खुद तैयार नहीं किया। वो आंकड़े, वो सूचना पहले सरकार द्वारा जारी की गई है, उनका हम दोबारा प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए वो द्वितीयक आंकड़े हैं। अगर हम खुद सूचना प्राप्त करते हैं तो वो हमारे लिए प्राथमिक रहेगा। बस यही द्वितीयक और प्राथमिक है। ठीक है, इसके बारे में भी रीट के एक छोटा सा टॉपिक है आंकड़ों के बारे में। प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं। तो यहाँ से आपको तो बेसिक उसका ABCD समझ में आ गया। उसके आगे बढ़ते हैं तो ये इसे सारणी कहते हैं। ठीक है, सारणी मिलान इसे कहते हैं। ठीक है, ये सारणी हमारी इस तरीके का जो चित्र बनेगा या ये ग्राफ बनेगा, एक तरह से सारणी बनेगी, इसे हम कहते हैं बारंबारता मिलान सारणी। ठीक है, ये बारंबारता पे आधारित है। और आगे जो दूसरी आगे की चित्र एक और होता है, चित्रालेख के द्वारा हम किस प्रकार से आंकड़ों का प्रबंधन करते हैं। तो ये दूसरी इसकी क्लास एक तरीका है कि आंकड़ों को चित्रालेख के द्वारा, यानी इस तरह के चित्र दिखाए जाते हैं। अगर यहाँ पे कोई किसी अन्य विषय वस्तु के बारे में आंकड़े कर रहे हैं तो उससे संबंधित चित्र दिखा देते हैं। जैसे लड़के का चित्र दिखा दिया, लड़कियों के लिए लड़कियों का चित्र यहाँ पे ऐसे पिक्टोग्राफ, या जैसे अपने मोबाइल में स्माइली होती है व्हाट्सएप वगैरह और उन चैट मैसेज बॉक्स ऐप में, तो वहाँ पे स्माइली की तरह होते हैं ये चित्रालेख। ठीक है, तो या आप इससे समझ सकते हो क्या किस तरह से चित्रालेख हमें प्रदर्शित करते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि विद्यार्थियों की संख्या किस सबसे अधिक कहाँ है, यानी सबसे ज़्यादा चित्रालेख, यानी एक चित्र किसके बराबर है, एक विद्यार्थी के बराबर है। तो यहाँ पे 5 इसमें ही है, औरों में इससे कम है, तो ये सबसे अधिक पंक्ति 2 में हो गया। ठीक है, पंक्ति 2 में इस प्रकार से हमें प्रश्न निकालने पड़ेंगे। किसी पंक्ति में विद्यार्थियों की सबसे संख्या कम किस में है, तो ये 5th में है। ठीक है, ये पंक्ति 5 में, यहाँ पे 5 में
सबसे कम है। किन पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या समान है? समान किस में है? एक तो ये रहा चौथा और ये पहला रहा, इनमें दोनों में क्या है? 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे है, तो ये हमारा उत्तर यहाँ पे 2 नहीं 1 और 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 4। ठीक है, ये हमारी पंक्तियाँ निकल के आ गई यहाँ पे 1st और 4th। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे सवाल करने हैं और रीट में भी इसी तरह के सवाल आएंगे। उनके लिए जो रीट के सवाल हैं उनके लिए अलग से एक वीडियो सेशन रखेंगे, उनमें हम 20 से 25 क्वेश्चन इससे जुड़े हुए जो वास्तविक परीक्षा के लिए हैं वो करेंगे। ये तो अभी हमारा सामान्य ज्ञान है, किस तरीके से हमें सवाल पूछे जाते हैं और उनको किस तरीके से हल किया जाता है। प्रश्नावली करते हैं। 15.1 है, निम्नांकित में से प्राथमिक और द्वितीय आंकड़ों को पहचानना ठीक है, पहचानना है हमें यहाँ पे। तो ये हमें 4 दिए हैं। तो पहला है प्रार्थना सभा में कक्षावार उपस्थिति की गणना करना है। ये जब हमारी प्रार्थना सभा होती है तब हम रजिस्टर से हाजिरी लगाते हैं बच्चों की, तो वो कौन सी आंकड़े हैं, हम खुद वो हाजिरी लगाते हैं, तो ये हमारे लिए कौन सी हो गई? प्राथमिक आंकड़े हो गए। ठीक है, ये किसी दूसरे व्यक्ति से हम नहीं उठाते, हम खुद वो आंकड़ों को या रजिस्टर में हाजिरी लगाते हैं, इसलिए ये प्राथमिक है। आगे दूसरा प्रश्न क्या है कि छात्र उपस्थिति रजिस्टर में कक्षा 6 के विद्यार्थियों की जातिवार संख्या देखना। जातिवार अगर पहले रजिस्टर लिखा हुआ है, वो अध्यापक ने लिखा है किसी ने, तो जो कक्षा 6 के मुख्य अध्यापक हैं तो उन्होंने उनमें जातिवार बच्चों का लिखा है कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, SC ST के कितने बच्चे हैं। अगर वहाँ से हम वो रजिस्टर से या तो डाटे कॉपी करते हैं या लिखते हैं या फोटोकॉपी करते हैं, तो वैसे भी जिसी तरीके से हम प्राप्त करते हैं तो वो द्वितीयक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो अध्यापक ने पहले ही लिख रखे हैं। ठीक है, तीसरा है किसी सड़क से प्राप्त 9 से 11 बजे तक गुजरने वाले वाहनों की संख्या। अगर हमें किसी सड़क से प्राप्त करते हैं 9 से 11 बजे तक के वाहनों की संख्या सव्य करते हैं, तब तो ये प्राथमिक रहेगा। अगर किसी टोल टैक्स या किसी अन्य के माध्यम से या पुलिस के माध्यम से अगर प्राप्त करते हैं तो ये द्वितीयक हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने स्पष्ट नहीं लिखा कि किसने किया है कि किसी सड़क से प्राप्त 9 से 11 बजे के बीच गुजरने वालों की संख्या हम ज्ञात करते हैं, तो ये प्राथमिक आंकड़ा रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे ये नहीं लिखा कि किस से प्राप्त करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे प्राथमिक लिख देते हैं। जयपुर से राजस्थान के प्रमुख नगरों की दूरी मानचित्र में देखकर बताना। ये द्वितीयक आंकड़ा हो जाएगा, क्योंकि मानचित्र किसी ने पहले बनाया है और वो आंकड़ों के आधार पर बनाया है, ऐसे रफली नहीं बनाया, तो ये हमारा द्वितीयक आंकड़ा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहले प्रश्न के 4 प्रश्न थे छोटे छोटे, इनमें हमें समझ में आया कौन से आंकड़े प्राथमिक और द्वितीयक है। अब मैं प्रश्न 2 करता हूँ। प्रश्न 2 में लिखा है कि एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों की आयु निम्नानुसार पाई गई, मिलान सारणी बनाइए। अब ये मिलान सारणी जो मैंने अभी यहाँ पे बताई थी शुरू में, इसे कहते हैं मिलान सारणी बारंबारता के आधार पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बनाना है इस तरीके से एक सारणी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, इसलिए मैं प्रयास करूँगा कि बन जाए। अगर नहीं बनती है तो इस सवाल को थोड़ा सेट कर लेते हैं। यहाँ पे आगे लिखा है कि सारणी बनानी। अब हमें यहाँ पे क्या क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। सारणी में सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया है आयु ज्ञात कीजिए, विद्यार्थियों की संख्या। आयु एक तो हम यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे। ठीक है, ये हमारी यहाँ पे आयु आ जाएगी। दूसरे में हम विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे, ये थोड़ा रफली चलेगा, ये छात्रों की संख्या लिख देता हूँ मैं, छात्रों की संख्या। दोनों आगे छात्र छात्राएं। ठीक है, यहाँ पे हम मिलान चिन्ह लिखेंगे। मिलान चिन्ह आपको ज्ञात होगा, 4 तो इस तरीके से चलते हैं और 5वां इस तरीके से लिखते हैं। ये डंडे हम जो कक्षा 4, 5, 6 में सीखे थे उन्हें हम मिलान चिन्ह कहते हैं। आपने इससे संबंधित कक्षा
4 और 5 में नहीं देखा तो आप वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके कक्षा 5 की गणित से। अब यहाँ पे ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थियों की आयु 13 वर्ष है उससे अधिक है। तो ये इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे तो आयु लिखनी पड़ेगी, आयु वर्ग कितना कितना है। तो सबसे पहले अंक यहाँ पे क्या है, 11, सबसे छोटा अंक यहाँ पे है। तो 11 और 12, 13, 14, 15 और 16, ठीक है। ये हमारे आयु अंक, क्योंकि यहाँ पे मेरे को 16 सबसे बड़ा अंक दिखाई दे रहा है, यानी ये परिसर हमारा यहाँ पे कितना है आपको ज्ञात हो गया। यानी 11 से 16 वर्ष के बच्चे हैं, इसलिए मैंने 11 से 16 वर्ष की यहाँ पे अलग अलग आयु के अंक लिख लिए। अब छात्रों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम 11 के छात्रों के वर्ष देखेंगे। सबसे पहले हमें 11 के छात्र देखने पड़ेंगे। तो 11 के छात्र कितने हैं वो देख लीजिए। 11 के छात्र यहाँ पे हैं 1 छात्र, 2 छात्र, 3 छात्र और नहीं है। तो यहाँ पे 11 के आयु के वर्ष कितने हैं, छात्र कितने हैं, 3 हैं। तो मैं यहाँ पे 3 बार या 3 मिलान चिन्ह लगा दिए। अब अगला मेरा क्या है वो देखो, 12 वर्ष के बच्चे हैं तो 12 का देख लेते हैं। 12 1 2 और 3 4 5 6। यहाँ पे 6 बच्चे कितने हैं, 12 वर्ष के आयु के बच्चे हैं। तो मैं 6 वर्ष के मिलान चिन्ह लगाने के लिए 1 2 3 4, एक टेढ़ा 5 और एक नया 6, ठीक है। 5 से ज़्यादा नहीं लिखेंगे मिलान चिन्हों में, 4 सीधे खड़े आएंगे, एक तिरछा आएगा, फिर आगे छठा नया शुरू हो जाएगा 6, ठीक है। 5-5 के ग्रुप बनेंगे मिलान चिन्ह में। अब यहाँ पे आगे मैं बढ़ूँ तो फिर 13 का देख लेते हैं। 13 का कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11। सबसे ज़्यादा बच्चे शायद यही हैं, कोई 13 का छूट तो नहीं गया। 13 हमारे कितने हैं, 11, ठीक है। तो 11 के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, 5, फिर 1 2 3 4, फिर 5 और फिर 1, ठीक है। ये हमारे 11 मिलान चिन्ह हमने बना दिए। अब दोबारा 14 के लिए देखते हैं। तो 1 14 और 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 8 हमारे यहाँ पे 14 वर्ष के बच्चे इस सारणी में हैं। यानी 30 बच्चों में से 14 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं वो 14 वर्ष के विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पे मैं 1 2 3 4, ठीक है, और 5, फिर 1 2 3 8 हो गया। अब 15 वर्ष के बच्चों को देख लेते हैं। तो एक 15 वर्ष का बच्चा और तो है ही नहीं, एक हमारा यहाँ पे 15 वर्ष का बच्चा है, तो एक को मैंने यहाँ पे लिख दिया। 16 वर्ष का बच्चा एक है, तो ये 16 वर्ष का बच्चा भी मैंने यहाँ पे एक लिख दिया। अब ये थी हमारी सारणी। अब हमें ज्ञात हो गया कि किस वर्ष के बच्चे कितने हैं, और मिलान चिन्हों के द्वारा भी हमने इसको प्रदर्शित किया है। ये मैंने समझाने के लिए रफली चित्र बनाया, आप समझ सकते हो आसानी से, इतना ज़रूर है। अब पहला प्रश्न हमें यहाँ से ज्ञात करना है कि ज्ञात कीजिए कि विद्यार्थियों की आयु 13 वर्ष या उससे अधिक कितनी है। तो 13 वर्ष या उससे अधिक वाले बच्चे क्या होंगे, जब हमें ये पूछ ले 13 वर्ष या उससे अधिक, तो हम क्या करेंगे, 13 से गिनना शुरू करेंगे, और उससे अधिक कहाँ तक है, 16 तक हैं। तो 11 और 8 कितने होते हैं, 19 होते हैं। 19 और 2 कितने होते हैं, 21 होते हैं। यानी पहले सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, 11 + 8 प्लस में 1 प्लस में 1, ठीक है। तो ये 8 और 2 10 और 1 11 21 हो जाएगा, ठीक है। पहले सवाल का उत्तर क्या हो गया, 21 हो गया। दूसरा सवाल क्या है, किस आयु के विद्यार्थी सर्वाधिक और कितने हैं। किस आयु के विद्यार्थी सर्वाधिक और कितने हैं, किस आयु के विद्यार्थी सर्वाधिक और अधिक हैं। तो ये सर्वाधिक कौन सी आयु की हैं, 13 वर्ष के जो बालक हैं वो सर्वाधिक 11 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13 वर्ष के आयु वाले बच्चे, आयु वाले बच्चे, ग्यारह हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, 14 वर्ष से कम आयु वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो।
अब ये हमें यहाँ से 14 वर्ष से कम की पूछ रहा है, यानी 14 को नहीं गिनना। ये इस तरह अगर ये लिखा होता है 14 वर्ष या उससे कम आयु वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तब हम 14 को साथ में गिनते हैं। अब यहाँ पे 14 से कम क्या पूछा है, यानी 11 से 13 के बीच में पूछा है। ठीक है, 11 से 13 के बीच में पूछा है, तो हम यहाँ से 11 से 13 के बीच में ही गिनेंगे। और ये कितने हो जाते हैं तीसरे सवाल के लिए, 11, 6 और 8, नहीं 3। ठीक है, तो ये 11 और 6 17 और 3 20, यानी हमारे पास कितने बच्चे हो गए कुल 11, ये 14 से कम यानी 11 से 13 वर्ष के बीच में 20 बच्चे यहाँ पे प्राप्त हो गए। ठीक है, ये हमारा सारणी के तीनों प्रश्न हमने हल कर लिए। तो ये तरीका है सारणी के द्वारा, मिलान चिन्हों के द्वारा ये छात्रों के आंकड़ों का प्रबंधन करने के लिए। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। और तीसरे सवाल में हम देखेंगे सेम इसी तरीके का सवाल है जैसे दूसरा था, बस आपको यहाँ पे सारणी बनानी है। और स्वस्थ भारत विषय पर हुई एक निबंध प्रतियोगिता में 25 विद्यार्थियों ने 10 में से निम्नांकित अंक प्राप्त किए। 25 विद्यार्थी थे, उनमें से 10 नंबर का अधिकतम प्राप्त अंक थे। उनमें से किसी ने 6 प्राप्त किए, 7 किए, 5 किए, 8 किए, यानी 5 से लेके यहाँ पे 4 भी है। ये देखो सबसे कम 4 अंक है और सबसे अधिकतम यहाँ पे 10 अंक हैं, यानी हमें सारणी 4 से लेके 10 अंकों तक के बनानी है। और फिर इनमें से गिनने की 30-25 विद्यार्थियों में से किसने 4 अंक प्राप्त किए, किसने 5 अंक प्राप्त किए, फिर 6 अंक प्राप्त किए, 7 अंक प्राप्त किए, ये हमें याद करना है। तो मैं यहाँ पे सारणी बनाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, ये अंक आ गए, ये विद्यार्थियों की संख्या आ गई और ये मिलान चिन्ह आ गए। ठीक है, यहाँ पे अंक लिखेंगे, यहाँ पे छात्र लिखेंगे। ठीक है, चाहे वो जो भी हो, लड़का लड़की जो भी, हमारे एक बार मान लेते हैं विद्यार्थी या छात्र। और यहाँ पे मिलान चिन्ह लिखेंगे। ये हमारा आसान काम हो गया। अब अंक सबसे कम कौन सा है सबसे पहले वो देखना पड़ेगा हमें सारणी में। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे और फिर 10 लिखेंगे। ये हमारे अंक हो गए। अब आगे बढ़ते हुए छात्र गिनना पड़ेगा। सबसे पहले हमें छात्र गिनने हैं। तो 4 अंक वाले कितने छात्र हैं, मुझे तो ये एक ही विद्यार्थी लग रहा है, तो यहाँ मैं 4 के आगे छात्र लिख देता हूँ 1, यानी 4 अंक प्राप्त करता एक छात्र है। दूसरा 5 अंक प्राप्त करते बच्चे कितने हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे विद्यार्थी सबसे पहला ये रहा, फिर आगे बढ़ते हैं तो ये, और फिर ये 3 और 4, यानी 4 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 5 अंक प्राप्त करता है। ठीक है, जिनको 4 विद्यार्थियों को 5 अंक प्राप्त हुए हैं इन 25 विद्यार्थियों में से। अब 6 अंक प्राप्त करता देखें कितने हैं, 1 अंक, 6 1 2 और 3 4 5। ठीक है, ये 6 अंक है वो 5 हो गया। 5 विद्यार्थियों ने 6 अंक प्राप्त किए अपने 10 में से। और आगे 7वां कौन सा है वो देख लेते हैं। 7वें का है यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, 7वें में भी 5 बच्चे हैं, 7 अंक वाले 5 बच्चे हैं। और 8वां क्या है वो देखते हैं। 8वां 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 बच्चे हैं 8 के, 8 अंक प्राप्त करता है। 9वां कौन सा है देखते हैं। तो 9वां 1 है और 2 है, 9वें अंक के विद्यार्थी 2 है और 1 के 3 यहाँ पे है। ठीक है, कुल 3 विद्यार्थी यहाँ से हम ज्ञात करेंगे। तो 9 नंबर प्राप्त करता है या 9 अंक प्राप्त करता है 10 में से 3 बच्चों के हैं। और 10 नंबर प्राप्त करता है सिर्फ 1 ही है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है, अब इनके मिलान चिन्ह लिखना है, तो 1 का तो 1 रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। 4 का क्या रहेगा, 1 2 3 4। 5 का क्या रहेगा, 1 2 3 4
5, फिर 5 का दोबारा भी यहीं से बनेगा विराम चिन्ह। 6 के क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 और 1 ये 6, फिर 1 2 3, 3 के लिए 3 लाइनें आ गई और 1 के लिए 1 लाइन आ गई। ये हमारे मिलान चिन्ह हमने लिख लिए। अब आते हैं प्रश्नों पे। इन मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए व्यवस्थित कीजिए और बता दिया। हमने मिलान चिन्ह भी बना लिया। प्रश्न नंबर 6 पे बढ़ते हैं, 1 पे बढ़ते हैं। 6 तथा 6 से कम अंक वाले 6 या 6 से अंक कम प्राप्त करता विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। अब ये 6 से भी लेना है और 6 से 7, मतलब 6 से कम और जो 6 हैं उनसे साथ में, ठीक है। 6 के साथ 6 से कम वाले विद्यार्थी भी हमें गिनने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 1 प्लस में 4 प्लस में 5। पहला 4 अंक वाले, फिर 5 अंक वाले और फिर 6 अंक वाले हमारे कितने विद्यार्थी है, 5 हैं। अब इनको हमने जोड़ना है, 5 और 5 कितने हो गए, 10 हो गए। यानी 10 विद्यार्थी यहाँ पे है जो 6 अंक या 6 से कम प्राप्त किए हैं, ठीक है। 4 5 6 अंक प्राप्त किए इन 10 विद्यार्थियों ने। दूसरा प्रश्न क्या है, हमें यहाँ पे दूसरा प्रश्न पूछा है कि 6 से अधिक अंक प्राप्त करने विद्यार्थियों की संख्या क्या है। यानी 6 को हमें नहीं गिनना, 6 से अधिक बताना है। तो 6 से अधिक बताना है तो यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक आएंगे। तो ये कितने हैं, 6 से अधिक, 7 से शुरू करेंगे। 5 6 प्लस में 3 प्लस में 1, ठीक है। तो ये हो गया 5 और 6 11, 11 और 4 15, ये हमारा 15 हो गया। तीसरा प्रश्न, 8 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है कितनी, 8 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। 8 अंक वाला छात्र ये रहा, 6 विद्यार्थी हैं। तो 6 विद्यार्थी यहाँ पे 8 अंक प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये हमारे 3 प्रश्न थे, हमने यहाँ पे इनको हल कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं तो चौथा प्रश्न आएगा। चौथे प्रश्न को हम देख लेते हैं क्या दिया गया है। ये अब हमें, वो तो था मिलान सारणी बारंबारता के आधार पे, अब यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, चित्रालेख के आधार पे इस प्रश्न में हम सीखेंगे। यानी स्माइलीज दिए होंगे हमें और उनके आधार पे सदस्यों की संख्या गिननी है। जो परिवार के सदस्य बताता है हमें ABCD परिवार में कितने सदस्य हैं, और संकेत हमें यह दिया है कि आप एक स्माइली किसके बराबर है, एक परिवार के सदस्य के बराबर है। एक सदस्य मतलब एक व्यक्ति के बराबर, ये हमारी स्माइली है। अब यहाँ पे हमें चित्रालेख को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पहले हम चित्रालेख देख लेते हैं। परिवार A में कितने हैं, 5 हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। परिवार B में कितने हैं, 4 हैं, आसान रहेगा हमारे लिए सरल करना। परिवार C में कितने हैं, 2 हैं। परिवार D में कितने हैं, 2 और 2 4, 2 6, यानी यहाँ पे 6 परिवार के सदस्य, 6 सदस्य है D परिवार में। और परिवार E में कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। चित्रालेख को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस परिवार में सदस्य संख्या अधिकतम है, किस परिवार में सदस्य संख्या अधिकतम है। तो अब ये हमें स्पष्ट दिख रहा है कि परिवार D है उसमें अधिकतम संख्या 6 है। किस परिवार में सदस्य संख्या न्यूनतम है, यहाँ पे न्यूनतम किस में है, परिवार, एक मिनट थोड़ा सा मैंने गलती की, ये परिवार D आएगा यहाँ पे, परिवार D। तो परिवार D में अधिकतम सदस्य 6 हैं, ठीक है। किस परिवार में न्यूनतम है, तो ये परिवार C में है। तो यहाँ पे लिखेंगे परिवार C, अंक कितने हैं और सदस्य कितने हैं, 2। परिवार D एवं C के मध्य सदस्यों की संख्या का अंतर कितना है, D और C के बीच में कितना अंतर है, ये हो जाएगा 6 - 2, यानी 4 सदस्यों का अंतर है। ठीक है, तो 4 में से कौन से है, एक 6 और एक 2 है। परिवार E, 5 परिवारों में कुल मिलाकर कितने सदस्य हैं। अब हमें ये बताना है कि परिवार 5 ABCDE तक यहाँ पे कुल कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देते हैं। 5 और 4 9, 2 11, 11 और 6 17, 17 और 4 21, यानी कुल कितने सदस्य हैं, 21 सदस्य हैं। तो ये चित्रालेख के द्वारा हमने सभी सवालों को हल कर लिया है, ठीक है। इसमें हमें 4 प्रश्न दिए थे और चारों प्रश्नों को हल कर लिया।
अब आगे 5वें प्रश्न की बढ़ता हूँ। ये प्रश्न आसान था, बस हमें गिनना, लिखना और जो घटाना था। अब 5वां प्रश्न देखते हैं क्या है। आसान है पर थोड़ा सा लंबा है। किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में एक पोस्ट ऑफिस में बिकने वाले लिफाफों की संख्या नीचे दर्शाई गई है। सबसे पहले हमें संकेत को ध्यान करना है। संकेत क्या है कि एक लिफाफे का जो निशान है वो किसके बराबर है, 5 के बराबर है। एक ये जो मैसेज वाला निशान है ना यहाँ पे, ठीक है, ये किसके बराबर है, 5 के बराबर है। अब यहाँ से हमें सोमवार के कितने वो गिन लेने हैं। सोमवार के कितने, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 सोमवार को कितने हैं, 7 है। और एक लिफाफा किसके बराबर है, 5 के बराबर। तो 35 लिफाफे हमने सोमवार को ज्ञात किए। यहाँ पे हमने साथ के साथ हल भी कर सकते हैं इसको। आगे है मंगलवार को कितने हैं, 4 हैं। तो ये लिफाफे 4 लिफाफे किसके बराबर है, 4 5 20 लिफाफों के बराबर हैं। बुधवार को क्या है, 5 गुणा में 5 है, तो ये हमारा 25 हो जाएगा। गुरुवार को 6 लिफाफे थे, तो ये 6 गुणा में 5 हो जाएगा, 30 हो गया। ये 3 लिफाफे किसके बराबर है, 5 3 15, ठीक है। और ये शनिवार को 2 लिफाफे हैं, ये किसके बराबर है, 2 5 के हैं, तो ये हमारा 10 के बराबर हो गया। तो ये हमने लिफाफे काउंट कर लिए किस दिन कितने गए थे, ठीक है। ये हमारी आसानी हो गई। अब हमें यहाँ पे चित्रालेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न हमसे पूछा है कि बुधवार को कितने लिफाफे बेचे गए। बुधवार को कितने लिफाफे बेचे गए थे, बुधवार को लिफाफे बेचे गए वो अब यहाँ से हम आसानी से लिख सकते हैं, यानी 25 लिफाफे हमें बुधवार को बेचे गए थे। ये रहे हमारे बुधवार के लिफाफे, ठीक है। किस दिन बेचे गए लिफाफों की संख्या अधिकतम है, तो यहाँ से इस चित्र में से, इस हल में से आप देख सकते हो कि ये 35 लिफाफे हैं वो सर्वाधिक हैं, ठीक है। तो ये हमारा दिन था सोमवार, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोमवार। इस प्रश्न का उत्तर लिखा है हमने सोमवार, ठीक है। अब ये हो गया दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है, यदि एक लिफाफे का मूल्य 5 रुपये है तो सोमवार को बेचे गए लिफाफों का मूल्य क्या होगा। देखो सोमवार को कुल 7 गुणा में 5 यानी 35 लिफाफे बेचे गए थे, तो सोमवार के मूल्य थे जो 35 गुणा में, एक लिफाफे का मूल्य 5 रुपये, तो 35 5 कितना होता है, 5 5 25, 5 3 15 और 2 17, यानी 175 रुपये हमारे पास लिफाफे बेचने पर प्राप्त हुए थे, ठीक है, सोमवार को। अब आगे लिखा है कि 4th क्वेश्चन है, यहाँ पे पूरे सप्ताह में कितने लिफाफे बेचे गए और उनका कितना मूल्य था, ठीक है। पूरे सप्ताह में हमें ज्ञात करना है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी अंकों को जोड़ना पड़ेगा, 35 20 25 30 15 और 10, ठीक है। तो ये हो गया 2 25, ठीक है, ये हो गया 55 और ये भी हो गया 55, ठीक है। अब इनको जोड़ देते हैं, तो ये 55 50 50 100 और 10 110 ये हो गया और 25 ये हो गया, यानी 135 लिफाफे हमारे कुल बिके थे। अब 135 को गुणा करेंगे किससे, क्योंकि हमें पता है कि एक लिफाफे का मूल्य 5 रुपये है, तो 5 से गुणा करेंगे, तो ये 35 के हिसाब से हमें इसको गुणा करते हैं, तो 25 5 5 25 2 और 5 3 15 और 2 17 हासिल 1 5 1 5 और 1 6, यानी 675 हमारे पास यहाँ पे रुपये प्राप्त हो गए हैं, ठीक है। 675 रुपये का हमने लिफाफे बेचे हैं 1 महीने के अंदर अंदर। तो ये था 5वां प्रश्न, आप आसानी से समझ गए, मैंने भी सही से प्रयास किया है। और नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। छठा प्रश्न क्या है, एक कक्षा के 30 विद्यार्थी विभिन्न खेल खेलते हैं, निम्न सारणियों में उनके द्वारा खेले जाने वाले खेलों को दर्शाया गया है, ठीक है। फुटबॉल कितने बच्चे खेलते हैं और कुल विद्यार्थी कितने हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 30 विद्यार्थी हैं और उनमें से फुटबॉल कितने खेलते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, यानी 30 में से 6 विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं। अब खो खो कितने खेलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 किए हैं।
वॉलीबॉल कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 5 के बराबर हैं। क्रिकेट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सबसे ज़्यादा यही बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं इस देश में, ठीक है। और यहाँ से एक बात बता दूं कि राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, वॉलीबॉल है, ये याद रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बताइए कि ये कितने विद्यार्थियों द्वारा खो खो खेला जाता है। तो कितने विद्यार्थियों द्वारा खो खो खेला जाता है, मैंने आपको यहाँ पे गिन के भी बता दिया, 8 विद्यार्थियों के द्वारा खो खो खेला जाता है। अगले प्रश्न है हमारा, आगे का प्रश्न में लिखा है कि कौन सा खेल सबसे अधिक विद्यार्थियों को खेला जाता है। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट। कितने विद्यार्थी कोई खेल नहीं खेलते। अब देखो पहले, अब यहाँ पे हमें एक चीज़ समझनी है कि ये सवाल आ जाए कोई खेल नहीं खेलते, तो हमें ये जो खेलते हैं उनकी संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। 8 और 6 14 और 5 19, 19 और 11 30, यानी 30 विद्यार्थी यहाँ पे कुल हैं और जो खेलते हैं, और 30 विद्यार्थी जो कुल विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो ये 30 में से 30 गए 0, यानी हमारे सभी विद्यार्थी खेल खेलते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो खेल नहीं खेलता, ठीक है। क्योंकि 6 फुटबॉल खेल लेते हैं, 8 खो खो खेल लेते हैं, वॉलीबॉल 5 खेल लेते हैं, क्रिकेट 11 खेल लेते हैं, ठीक है। अब ये सारे 30 हो गए तो बचेगा कोई नहीं। तो ये एक तरह से, अब आपको यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है कि आपको पूछे कि फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, या खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो देखो वॉलीबॉल में 5 ही खिलाड़ी होते हैं और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। अब ये था आज की प्रश्नावली कक्षा 6 के लिए और रीट के लिए भी। तो नेक्स्ट प्रश्नावली हम बारंबारता और सारणी के बारे में कुछ और पढ़ेंगे। उसके बाद में प्रश्नावली 15.3 है, उसमें भी इससे संबंधित सवाल करेंगे, 5-10 हैं जो भी। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना और शेयर करना न भूलें। थैंक यू टू ऑल।